नमस्ते। ज़िंदगी में हम कितने ही सपने देख लेते हैं ना, और कुछ सपनों को तो हम साकार लगाने की उम्मीद भी कर बैठते हैं और सच कर भी लेते हैं कुछ सपने। मुश्किल तो तब आती है जब हमारे सपनों को सच करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारे सपने तभी सच होंगे जब एक्शन किसी और का होगा। तब तो हम वाकई में बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। जूही भी कुछ ऐसी ही मुश्किल में थी। अब देखिए ना, ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते हमारे लिए फेरी टेल्स छोड़ गए। उन्हें तो ज़रा भी अंदाज भी नहीं होगा कि हम पर उन्होंने कैसा जुल्म किया है। हमारे लिए ना वो कहानियाँ ही ठीक है, सावित्री, सत्यवान, रामायण वगैरह। अब देखिए ना, ये फेरी टेल्स में जो लड़की होती है, जिसकी कहानी होती है, एक तो अव्वल तो वो बहुत सुंदर होती है और उसके कपड़े कितने सुंदर होते हैं। और फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बड़े मुश्किल में फंस जाती है और पता नहीं कहाँ से सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर प्रिंस चार्मिंग आ जाता है और वो लड़की को बचा लेता है और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी। फिर तो क्या, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी होती है। जूही एक छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। जूही अपने घर से पराग, चंपक वगैरह स्कूल ले जाती और अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करती। किसके बदले? फेरी टेल्स के बदले। वो घर इन फेरी टेल्स की किताबों को लाती, पढ़ती कम और उनके पिक्चर्स को ज़्यादा देखती, उनकी तस्वीरों का उसका बहुत ध्यान रहता। वो सिंड्रेला के सुंदर सुंदर ड्रेसेस, वो गाउन और ग्लास सैंडल्स, और फिर सोती हुई स्लीपिंग ब्यूटी की आंखों पर तो वो फिदा थी। और फिर वो लंबी चोटी वाली राजकुमारी, उसकी कहानी तो पता नहीं वो कितने ही बार पढ़ ली। ये सब तो एक तरफ, प्रिंस चार्मिंग एक तरफ। उसे बहुत अच्छा लगता जब वो प्रिंस चार्मिंग आता और अपने घुटने के बल बैठकर प्रपोज करता। इन्हीं कहानियों के बीच पल रही हमारी 14 साल की जूही के दिमाग में ये सारे कैरेक्टर्स जैसे रच बस गए थे। दिवाली को आने में अभी कोई 4 महीने बचे थे, लेकिन जूही अपने दिवाली के नए ड्रेस के सपने बुनने लगी। उस ज़माने में ना नए कपड़े सिर्फ कोई एक त्योहार पे और जन्मदिन पर ही खरीदा जाता था। जूही ने माँ से कहा, माँ इस बार दिवाली में ना वो लंबा वाला ड्रेस सिलवाओगी, बहुत सारा घेर डलवा के। वो मेरे पास तस्वीर है, मैक्सी कहते हैं उसे, दिखाऊं? और जाकर जूही वो सिंड्रेला वाली किताब ला दी और तस्वीर दिखाने लगी। माँ ने कहा, अच्छा बड़ा घेर लगा के लंबा वाला ड्रेस सिलाओगी, ठीक है, फिर दीदी को कह देती हूँ कि इस बार दिवाली पे उसके नए कपड़े बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा कपड़ा तो जूही के ड्रेस में लग गया। तुम कहीं की राजकुमारी हो क्या जूही? माँ के इस व्यंग और गुस्से को देखकर जूही तो बिफर पड़ी। पैर पटकती हुई रोती हुई कहने लगी, मेरी तो पसंद को कोई जानना ही नहीं चाहता, सब दीदी का ही ख्याल है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और फिर पूरे 2 दिन तक चुप्पी साध लिया जूही ने। आखिर माँ को ही हारना पड़ा ना। माँ ने कहा, अच्छा सिलवा लेना तेरा वो लंबा वाला ड्रेस। देख, रेनू मामी के भाई के शादी में जो साड़ी मिली थी ना, फूलों वाली सुंदर सी, उसकी बनवा लेना। जूही तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दिवाली अब कोई 1 महीने की रह गई थी और जूही को ख्याल आया कि उसने तो सिंड्रेला जैसा ड्रेस तो बनवा ले रही है, लेकिन वो ग्लास सैंडल्स, उसका क्या? जूही ने सोचा, ग्लास सैंडल्स ना सही, कम से कम सादे सैंडल्स तो होने ही चाहिए। लेकिन जूही को पूरा यकीन था कि अगर वो माँ से सैंडल्स के बारे में बात करेगी तो माँ तो एक ज़ोर का थप्पड़ ज़रूर देगी।
जूही ने सोचा, मेरी ज़िंदगी ना सिंड्रेला जैसी ही है। काश कोई परी माँ आ जाए और मुझे सैंडल्स दे दे। दिल्ली से बुआ जी आ रही थी। जब भी बुआ जी आती, घर के बजट में काफ़ी फेरबदल कर हो जाता। बुआ जी के लिए अच्छे तोहफे, अच्छा खाना, घर में कुछ सहूलियतें, इन सब का इंतज़ाम जो करना होता था, अब तो जूही के सैंडल्स आने से रहे। जूही ने सोचा। लेकिन बुआ जी जाते जाते जूही के हाथ में 10 का नोट पकड़ा दी। जूही को ये तो नहीं पता था कि उन 10 रुपये से सैंडल आएंगे या नहीं, लेकिन ये पता था कि ये 10 रुपये बहुत होते हैं। जूही खुशी के मारे अभी वो नोट को देख ही रही थी कि माँ ने आकर वो नोट ले लिया और हाथ में 50 पैसे पकड़ाए और कहा, लॉलीपॉप खरीद लेना। जूही ने सोचा, माँ हर बार ही यही करती है। मुझे क्या लगता है पता है, हमारे देश के टैक्सेशन पॉलिसी मम्मियों से ही प्रेरित होकर बनी है। जब जूही ने सैंडल्स की बात दीदी से की तो दीदी ने बड़े प्यार से जूही को समझाया, देखो वो स्कूल के जूते हैं ना, उन्हें अच्छे से पॉलिश करके वो ड्रेस के साथ पहन लेना, कितने अच्छे लगेंगे। जूही ने मन ही मन सोचा, वो जूते जो दीदी पूरा 1 साल घिसने के बाद मुझे देती है, ये घर में ना छोटे होके पैदा ही नहीं होना चाहिए। अब दिवाली सिर्फ 15 दिन की रह गई। जूही का ड्रेस भी बन के आ गया। जूही रोज एक बार तो वो ड्रेस को निकालती, देखती, खुश होती और वापस रखती। और एक दिन वो चुपके से सबकी नज़र बचाकर वो ड्रेस को पहनकर गोल गोल घूमने लगी और अपने आप को सिंड्रेला जैसी फील करने लगी। इतने में माँ की आवाज़ आई, जूही दीदी की मदद करो सफाई में। जूही झट से अपने कपड़े बदलते हुए सोचने लगी, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल सिंड्रेला जैसी है, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन देखना एक दिन वो सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार आएगा और अपने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करेगा, विल यू मैरी मी, और फिर मुझे अपने साथ ले जाएगा और फिर हम जिंदगी भर खुश रहेंगे। अरे भाई, माना कि ये फेरी टेल्स अंग्रेजों की देन है, पर ये हमारा बॉलीवुड, उसने भी तो कुछ कसर नहीं छोड़ा। अरे भाई, हमारे कुछ बॉलीवुड डायरेक्टर्स के मूवीज़ तो शुरू से लेकर आखिरी तक प्यार ही प्यार होता है उसमें। और अब हमारी जूही जो बड़ी हो गई है, उस पर फेरी टेल्स के साथ साथ बॉलीवुड के वो रोमांटिक मूवीज़ का भी खुमार चढ़ गया है। जूही की दीदी की शादी थी। जूही जहाँ देखो वहीं दिख जाती, सबकी नज़रें जूही पर थी। और जूही, उसे तो पूरा यकीन था कि जब वो लेडीज संगीत में डांस करेगी तो उसका प्रिंस चार्मिंग किसी कोने से उसकी एक से एक तस्वीर खींचेगा और जब अकेले में मौका मिलेगा तब अपने घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करेगा, विल यू मैरी मी। पूरी शादी में जूही को प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार रहा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, 6 महीने बाद एक चिट्ठी आई। माँ पापा से कह रही थी, ए जी सुन रहे हैं, वो समधिन जी की चिट्ठी आई है। वो शादी में ना दामाद जी के बुआ जी आई थी, उनके देवर के बेटे के लिए जूही का हाथ मांग रहे हैं। वो भी आए थे शादी में। लड़का इंजीनियर है, सरकारी नौकरी भी है। क्या विचार है आपका, बात आगे बढ़ाएं? बात आगे बढ़ी और शादी पक्की हो गई। जूही को तो अब पूरा यकीन था कि राज उससे मिलने आएगा और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे कहेगा, विल यू मैरी मी, और शर्माती हुई जूही यस कह देगी। उस ज़माने में फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे और राज ने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी, यानी अब जूही राज से सीधा मंडप में ही मिलने वाली थी। सुंदर शादी का जोड़ा पहने हुए, मैचिंग सैंडल्स पहनकर
सिंड्रेला जैसी चलती हुई जूही मंडप की तरफ जा रही थी, अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई। उसे लग रहा था जैसे ही वो मंडप के पास पहुंचेगी, राज चलकर उसके पास आएगा और अपने घुटने के बल बैठकर प्रपोज करेगा, और जब वो हाँ कर देगी तब उसका हाथ पकड़कर मंडप में ले जाएगा और उसकी उस उंगली में अंगूठी पहना देगा जिसका नस सीधा दिल तक पहुंचता है। जूही का हाथ किसी ने थाम लिया। शर्माती हुई जूही झुकी पलकों से उसकी तरफ देखने लगी। वो राज की माँ थी। जूही, चप्पल उतारो, मंडप में चप्पल पहनकर नहीं जाते। जूही यथार्थ में आ गई। शादी तो हो गई और अब जूही को पूरा यकीन था कि राज उसे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले जाने का सरप्राइज देगा। जूही को सरप्राइज जरूर मिला। राज और जूही वैष्णो देवी जा रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि ये राज के घर की परंपरा थी। जूही ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जहाँ तो पहाड़ों पे ही रहे हैं ना, वो जगह भी स्विट्जरलैंड से कुछ कम नहीं है। माता रानी के दर्शन करने के बाद जूही और राज होटल के कमरे में वापस आ गए। राज न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और जूही ने देखा कि बाहर मौसम बड़ा सुंदर हो रहा है। तो जूही अंदर गई और अपना गुलाबी शिफॉन साड़ी निकाल कर पहन ली, स्लीवलेस ब्लाउज, फिर बाल खुले कर कर जब वो राज के पास पहुंची तो उसे पूरा यकीन था कि राज उसे देखकर अपनी बाहों में भर लेगा, फिर पहाड़ों पर ले जाएगा, उन वादियों में उसके लिए गाना भी गाएगा और फिर घुटने पर बैठकर कहेगा, विल यू बी माई बेटर हाफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जूही, ये क्या स्वेटर या ओवरकोट तो पहनो, ठंड लग जाएगी, राज ने कहा। हाँ, मैं सोच रही थी कि बाहर मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, हम घूमने चले, जूही ने कहा। प्यारा? बर्फ पड़ने वाला है जूही, बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी, राज ने कहा। वो हम वापस आकर कोनियाक ले लेंगे ना, जूही ने कहा। अरे जूही, कोनियाक शराब होता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, राज ने कहा। नहीं जी, मैं कह रही थी वापस आकर हम गरम सूप लेंगे। कोई नहीं, सूप ले लेंगे, टमाटर वाली। और मन ही मन जूही सोचने लगी, कोनियाक शराब नहीं होता है। राज की छुट्टियां खत्म हो गई। अब राज और जूही रामपुर जाने लगे। राज रामपुर में नौकरी करता था। जूही अपने आने वाले दिनों की, अपनी गृहस्थी की कल्पनाएं करने लगी, सपने बुनने लगी। वो सोचने लगी, राज तो इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी भी, एक बंगला होगा और 4-5 नौकर तो होंगे ही। रोज़ सुबह राज विलीज की जीप में बैठकर ऑफिस जाएगा और जब वो शाम को लौट कर आएगा तब घर के सामने जो छोटा सा गार्डन होगा उसमें बैठकर जूही बोलेगी, रामू काका साहब आ गए हैं, चाय ले आना। पर राज जूही का हाथ पकड़ कर कहेगा, अरे जाने मन, ये चाय वाय छोड़ो, चलो ज़रा हम अपनी जान को घुमा के तो लाएं। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ जीप में बिठाकर दूर कहीं घुमाने ले जाएगा और दोनों गाना गाते गाते पूरी शाम बिता लेंगे। भाभी जी, वो घर की चाबियां दे दीजिए, राज ने कहा। बगल वाली भाभी जी चाबी लेकर आई और बोली कि आप लोग ज़रा नहा धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ, आप लोग बहुत थक गए होंगे। तो राज ने कहा, अरे नहीं भाभी जी, आप परेशान ना होइए, जूही बना देगी खाना। अरे नहीं, इसे आज के दिन तो थोड़ा आराम करने दो, कहती हुई भाभी जी ने जूही के हाथ में चाबी दे दी। राज ने कहा, ये हमारे कंपनी के क्वार्टर्स हैं, अब ये छोटा सा घर तुम्हारे ही हवाले, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। जूही जब अंदर गई तो देखी कई दिनों से बंद घर, बहुत धूल पड़ा था, तो उसने झाड़ू निकाल कर घर की सफाई शुरू कर दी। दिन महीने साल गुजरते गए।
राज और जूही 2 से 4 हो गए, लेकिन जूही के मन में अभी भी एक चाहत थी कि राज उसे एक बार घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करे। एक दिन जूही टीवी पर एक मूवी देख रही थी, अपनी बॉलीवुड की मूवी। तो उसमें जो नायिका थी वो एक निश्चित समय पर रोज शाम को चाय बनाती और रोज उसी समय पर उसके पति ऑफिस से पहुंच जाते। बहुत प्यार था दोनों में, गजब का प्यार। और तो और 60 बरस की उम्र में पति जो है पत्नी से कहता है, विल यू बी माई वैलेंटाइन। जूही को लगा ये भी आजमा के देख ही लेती हूँ, क्या पता राज मुझे प्रपोज कर दे। जूही रोज एक निश्चित समय पर चाय बनाने लगी, लेकिन अफसोस राज तो एक भी दिन चाय के समय घर नहीं लौटे। जाने कितने ही एनिवर्सरीज आए और गए, लेकिन राज ने कभी जूही को प्रपोज नहीं किया, ना ही उस उंगली पर अंगूठी पहनाई जिस उंगली की नस सीधा दिल तक पहुंचती है। ना स्विट्जरलैंड ले गया और वहाँ गाना गाया, ना ही ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कोनियाक शराब होता है या नहीं। और अब राज और जूही का शादी का 40वां सालगिरह होने वाला था। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, नाते पोते सबसे घर भरा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने तय किया था कि ये 40th एनिवर्सरी वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बड़ी पार्टी और पता नहीं क्या क्या प्लान्स थे उनके। तो ये काम उन्होंने इवेंट मैनेजर्स को दे दिया। इवेंट मैनेजर्स का कहना था कि वो एक थीम बेस्ड पार्टी करेंगे और उनका कहना था कि शादी को रिक्रिएट करेंगे। जूही सोचने लगी, ये रिक्रिएट क्यों करना है, इसके बदले में कोई फेरी टेल थीम ही डाल देते जिसमें राजकुमार आता है और प्रपोज करता है राजकुमारी को और फिर इसे लेके चले जाता है। एनिवर्सरी पार्टी के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। घर में सब लोग बहुत व्यस्त थे, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जूही एक दिन शाम को बैठ के कुछ पुराने गाने सुन रही थी, फिर अचानक उसका फेवरेट गाना बजने लगा। जूही याद करने लगी कि वो ये जो गाना जिस मूवी से था, उस मूवी को वो उस ज़माने में 3 बार थिएटर में देखी थी। जूही को तो उस मूवी का हर डायलॉग याद था, हीरोइन का हर ड्रेस याद था, और फिर वो साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोलने वाला वो हीरो, उस पर तो फिदा थी जूही। फिर जूही याद करने लगी कि आखिरी में उस मूवी में जब हीरो हीरोइन मर जाते हैं तो तीनों के तीनों बार जूही ने जार जार आंसू बहाए थिएटर में। जूही यही सब याद करते हुए गाना गुनगुनाने लगी, तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। फिर जूही कुछ गहरे ख्यालों में खो गई। उसने गाना को बंद कर दिया और फिर सोचने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी चाहत की आग में खुद ही जले चले जा रही हूँ। ये कदम तो मुझे बहुत पहले ही उठाना था। हाँ, मैं भी एक नया इतिहास बनाऊंगी, दिखा दूंगी दुनिया को। फिर जूही थोड़ी गुमसुम रहती और कभी कुछ बहाना बनाकर, कभी कुछ कहकर घर से बाहर जाती आती, लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था कि जूही कर क्या रही है। सालगिरह वाले दिन बच्चे सुबह सुबह मम्मी पापा को बधाई दिए और फिर पार्टी की तैयारियों में जुट गए। पार्टी एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पे होने वाला था। इवेंट मैनेजर्स का कहना था कि पार्टी ठीक 5:30 बजे शुरू करना है, क्योंकि दूर पहाड़ियों के पीछे जब सूरज छुपने लगेगा तब वो जो सुनहरी रोशनी होगी उससे कुछ अलग ही समा बन जाएगा और उस वक्त फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। कब म्यूज़िक बजेगा, फूल कहाँ से बरसेंगे, प्रोग्राम मॉडरेटर क्या अनाउंस करेंगे, एंट्री कैसी होगी जूही और राज की, ये सब का ब्यौरा दे दिया था
इवेंट मैनेजर्स ने। जब सब अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त थे, तब मौका पाकर जूही एक बैग लेकर चुपचाप से घर से निकल गई। किसी का ध्यान ही नहीं था कि जूही बाहर जा रही है। शाम के कोई 4 बज रहे थे। राज जूही का गिफ्ट किया हुआ सफ़ेद वाला सूट पहनकर तैयार हो गए। तब सबको ये समझ में आया कि जूही तो घर पे ही नहीं है। जूही को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका नंबर तो बंद आ रहा था। कुछ जान पहचान वालों को फ़ोन लगाया, लेकिन वहाँ से भी कुछ खबर नहीं मिली। घर में सब परेशान। राज तो बहुत घबरा गया, बच्चे भी परेशान। इतने में राज के फ़ोन पर एक मैसेज आया, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, कीमत अदा करके ले जाइए। रूफटॉप रेस्टोरेंट के टेबल नंबर 40 पर आके मिलिए, और हाँ, पुलिस को बताने की गलती मत करिए। राज बहुत परेशान हो गया। सबने तय किया कि राज अकेले एक कार में जाएंगे और बाकी पूरा परिवार दूसरे कार में पीछा करते हुए आएंगे और छुप कर राज को देखते रहेंगे, और अगर राज पर कोई मुसीबत आए तो वो लोग भी पहुंच जाएंगे मदद के लिए। राज टेबल नंबर 40 पे पहुंचे, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। राज ने इधर उधर देखा, फिर देखा कि टेबल पर एक लाल गुलाब रखा हुआ था और उसके नीचे एक चिट्ठी। राज लाल गुलाब हाथ में लेकर चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था, चुपचाप जाकर मंडप में इंतज़ार कीजिए, किसी से कुछ बात करने की गलती मत करिए। राज चुपचाप जाकर मंडप में खड़े हो गए। मेहमान भी धीरे धीरे आने लगे। इवेंट मैनेजर्स अपने काम में लगे हुए थे। अचानक राज को मंडप में देखकर इवेंट मैनेजर एंट्री समझाने आने लगे। राज ने इशारे से चुप रहने को कहा। इतने में मंडप के सामने लगे रेड कारपेट पर बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग का एक इवनिंग गाउन पहने हुए, अपने रुपहले बालों को जूड़े में बांधकर, एक छोटा सा टियारा लगाकर, बहुत ही प्यारे सैंडल्स पहनकर, बिल्कुल सिंड्रेला सी चलती हुई चली आ रही थी जूही। दूर पहाड़ों के पीछे जो सूरज छिप रहा था, उसकी सुनहरी रोशनी में जूही बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। जूही धीरे धीरे चलते हुए राज के सामने पहुंची और अपने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी देते हुए राज से बोली, विल यू बी माइन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। राज जूही को सही सलामत देखकर इतना खुश हो गया कि झट से जूही को बाहों में भर लिया। फूल बरसने लगे, म्यूजिक बजने लगा। प्रोग्राम मॉडरेटर ने जोर से कहा, इन्होंने तो एक नया इतिहास ही बना दिया। जूही ने तो एक नया इतिहास बना दिया। हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नया इतिहास बना ही देते हैं। मगर उसके पहले आप कहानी कहते सुनते को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। कहानी अच्छी लगी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।